लिखो पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी जनरली जो होती है, एक तरह से कहा जाता है कि जब भी कभी किसी बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस आए, ठीक है ना, जब भी किसी बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में अगर कोई चेंजेस आते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि भाई एक y=0 है ये, और इसके बाद इसको बॉडी को उठा करके हम ऊपर लेके जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। अगर मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ उठा करके h हाइट तक, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसको हम y=0 से y=h तक लेकर, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जैसे अगर आप ग्राउंड फ्लोर में हैं, ठीक है, आप एक बकेट वाटर आप फर्स्ट फ्लोर पे लेके रख दिया आपने, ठीक है, फिर एक बकेट वाटर आपने सेकंड फ्लोर पे रख दिया, सेम थर्ड फ्लोर पे रख दिया, सेम फोर्थ फ्लोर पे रख दिया, इस तरह से आप करते चले जा रहे हो। अब अगर मान लीजिए कोई नीचे खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और उसके आपने बकेट का पानी जो है फर्स्ट फ्लोर से डाला, बकेट आप वाटर रिलीज किया, बस सिर्फ रिलीज किया, सेकंड फ्लोर से रिलीज किया, थर्ड फ्लोर से रिलीज किया, फोर्थ फ्लोर से रिलीज किया, फिफ्थ से किया, सिक्स से किया, ये बताओ मुझे इम्पैक्ट सबसे ज्यादा उसके ऊपर कौन से फ्लोर से लगेगा? सर सिक्स फ्लोर से। क्यों भाई? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। स्पीड ज्यादा हो जाएगी, यानी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। आपके दिमाग में आ गया स्पीड ज्यादा कहाँ क्यों हुई? ये भी एक सोचने वाली बात है। हाइट भी बढ़ गई सर। हाइट बढ़ गई उसकी। हाइट बढ़ने का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो गई, है ना, ज्यादा बढ़ गई। तो देखो सीधा कॉन्सेप्ट है। बताओ कुछ कंफ्यूजन इसमें कि पोटेंशियल एनर्जी कब अराइज होती है? जब भी कभी बॉडी में क्या चेंजेस हो, उसकी पोजीशन चेंज हो। तो जब भी बॉडी में पोजीशन चेंज होती है, ठीक है, तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये चीज ध्यान रखो, ठीक है ना, हमेशा। ये रहता है। तो जब भी कभी अगर इस तरह का कोई केस है, तो बॉडी में जब भी आएगा तो हमेशा उसकी पोजीशन जो है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाएगा। तो क्या हुआ, सारा का सारा पोजीशन यहाँ से यहाँ तक लेके गए, ठीक है, तो आप बॉडी में क्या स्टोर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। किसकी वजह से स्टोर हो गई? जो जितना आप इसको हाइट लेके जाओगे उतनी हाइट तक क्या करते हैं, ज्यादा। भाई यहाँ पे लेके गए, यहाँ मार्क कर दिया, यहाँ मार्क कर दिया, यहाँ मार्क कर दिया, तो हर पॉइंट पे एनर्जी क्या बेटा? डिफरेंट है कि नहीं? बताओ, हर पॉइंट पे एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट एनर्जी होगी। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, अब इसको दूसरे उसमें देखें। अब अगर मैं इसको दूसरा कॉन्सेप्ट देखूं, तो सीधी सी बात है, तुमने बकेट को यहां से उठा के फर्स्ट फ्लोर तक रखा, तो आपने कुछ वर्क किया होगा ना इसको। क्यों भाई बोलो? कुछ ना कुछ तो वर्क किया होगा ना, अगर उसको आपने वहां तक रखा हुआ है। तो अगर आप उसको उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, और लिफ्ट करके आप उसको रख रहे हैं, इट मीन्स you did some work there. और जो भी आप वर्क कर रहे हो, that work is stored in the form of potential energy. समझे? जो भी वर्क आप करोगे, ठीक है, that work is stored in the form of potential energy. ये ध्यान रखें। जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते जाते हो, तो स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच करते हो, तो सीधी सी बात है, आप जितना स्ट्रेच करते हो स्प्रिंग को, ठीक है, उतना उसमें एक्सटेंशन हो रहा है, होता जा रहा। बट एक समय ऐसा आता है, तो अब जब आप छोड़ते हो उसे, तो वही स्प्रिंग क्या होती है? वापस होती है कि नहीं होती है? वापस बाउंस बैक करती है। तो उसके बाद क्वेश्चन आया कि भाई उसने बाउंस बैक क्यों किया? तो रीजन बिहाइंड कि भाई कहीं ना कहीं कि व्हेन वी स्ट्रेच द स्प्रिंग SPRING होगा स्प्रिंग, then some energy is stored
तो क्वेश्चन फिर से आ गया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो आप क्या कहेंगे कि हमने कुछ वर्क किया, वी डिड सम वर्क, और जो वर्क हम कर रहे हैं दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। बात समझे नहीं समझे बेटा? दैट वर्क इज स्टोर्ड यस सर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कहते हैं कि ये वर्क जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, ये होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखें, तो अब होता क्या पोटेंशियल एनर्जी, तो लिखिए बेटा, डेफिनेशन लिखिए जरा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जस्ट राइट। पोटेंशियल एनर्जी देखिएगा, देखिए एनर्जी पोजेस्ड इन अ बॉडी, एनर्जी possessed in a body, energy possessed in a body due to its position or configuration, due to its position or configuration। ठीक है, ठीक है, या potential energy is the energy of the body by virtue of its position। ठीक है, by virtue of its position। एक ये भी है, दूसरा इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, देखिएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, change in potential energy is equal to negative of the work done, negative of the work done by the negative of the work done by the conservative force, by the conservative force। सर ये डेफिनेशन समझा दो। ये डेफिनेशन बता रहे हैं कि डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ये डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जैसे कहा जाता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है कि अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो, कोई भी वर्क, यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्सेस मैंने पहले डिस्कस किया आपसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क होगा, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बात समझे? तो जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि इफ यू स्ट्रेच द स्प्रिंग, ठीक है, मान लीजिए आप इस स्प्रिंग को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो व्हेन यू स्ट्रेच द स्प्रिंग, तो समवेयर यू कैन से कि यू डिड सम वर्क देयर, ठीक है, और यहाँ पे जो वर्क आप करा होगा आपने, ठीक है, तो अब वर्क कैसे होगा भाई, आप इसको पुल किया, ये स्ट्रेच हुआ, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर आया, जनरेट हुआ, और वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा, ठीक है ना। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से आया, इसके वर्क करने की वजह से। यानी इस, अब अगर मैं इसको रिलीज करता हूं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई है, और वही एनर्जी उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ इसलिए। तो कभी भी आप किसी भी, आप देखो ना, आप एक बहुत और अच्छा एग्जांपल समझाएं, जैसे मान लो ये रिवर है, ऐसे समझो, ये रिवर है,
अब रिवर के मान लो आप यहां से बोट चलाना स्टार्ट कर रहे हैं, अब आप ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपको क्या करना पड़ा बताइए? आपको रिवर के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा यस सर। है? रिवर के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है ना? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर मेरी बोट यहाँ पे मेरे से छूट जाती, यानी मैं काम करना बंद कर दूं, तो क्या होगा? सर पीछे की तरफ चलने लगेंगे। पीछे की तरफ चलने लगे। इसका मतलब जब मैं वर्क कर रहा था तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो रही थी, जो हमेशा जिसकी टेंडेंसी क्या थी? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। मतलब तुम जिस तरह डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो, हम तो उसके अपोजिट चलेंगे। ठीक है? तो अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको, तो ये डेफिनेशन से क्या आता है सर? सर यू से रिप्रेजेंट करते हैं यू से पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यूसी। ठीक है, यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यूसी। ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आगे लिखो। ये इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो चलो अब लिखो। इसका यूनिट होता है बेटा, इसका यूनिट भी जूल होता है, बट सब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ली जाती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, स्केलर है। ठीक है बेटा, लिखते जाओ। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज अ स्ट्रेट फंक्शन। स्ट्रेट फंक्शन का मतलब होता है कि जो सिर्फ मतलब डिपेंड करता है कहाँ पर? इनिशियल और फाइनल पे। ठीक है, लिख दीजिएगा स्ट्रेट फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। एंड सर स्ट्रेट स्ट्रेट भी है और स्टेट भी है। स्ट्रेट फंक्शन भी है और स्टेट फंक्शन। ठीक है, इसके बाद है आपका स्ट्रेट और स्टेट हो गया। नेक्स्ट है, लिखेगा दिस इज ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है पाथ इंडिपेंडेंट होती है। लिखेगा पोटेंशियल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट and it is defined only for conservative forces. लिखेगा and it is defined only for conservative forces. ठीक है, अगर आपसे अब क्वेश्चन आ जाए कि why it is taken only for the conservative forces, non conservative forces के लिए क्यों नहीं लेते? Because देखिए conservative forces में इसलिए लेते हैं because conservative forces depends on the state function, right? और स्टेट फंक्शन का मतलब ये होता है कि इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल फोर्स। इसलिए ये इसमें भी क्या होता है यूएफ माइनस यूआई आ जाता है। बट अगर स्टेट फंक्शन नहीं है और अगर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करें तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है वी कैन डिस्कस ओनली फॉर द सिंगल पॉइंट। और सिंगल पॉइंट के लिए कोई सेंस नहीं बनता पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो वहां पे चेंज होना जरूरी है। समझे? वहां पे क्या होना जरूरी है बेटा? चेंज होना जरूरी है। तो दिस इज द रीजन एक्चुअली, ये ध्यान रखना बेटा, ये इसके पीछे रीजन मिलता है। तो लिखिए सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हेडिंग डालो। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी,
चलिए समझते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकलेगी। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, suppose if a block of mass m is kept here, and if it is taken from this point to this one, the weight of the block is acting vertically downward and displacement is in this direction. Now सबसे पहले देखिए, हमें सबसे पहले वर्क निकालना है, तो वर्क डन बाय, तो सबसे पहले देखें वर्क डन बाय द ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी जो हो जाएगा बाय द ग्रेविटी मतलब नीचे की तरफ खींचेगा। तो ये क्या होगा, F इंटू डी एस के, F इंटू डी एस कॉस क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस 180। नहीं आएगा बताओ, ग्रेविटी नीचे की तरफ आ रही, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ जा रहा, तो एंगल कितना बना? यस सर 180 डिग्री है ना। तो ये हो गया माइनस एफ डी एस, या एफ की जगह माइनस एम जी और डिस्प्लेसमेंट हमारा ये हो गया तो माइनस एम जी एच हो गया। तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया। अब वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, so against the gravity मतलब in the direction of displacement. So when you are taking in the direction of the displacement, then work done will be ये। इस केस में क्या होगा, cos 0 ये आ जाएगा, लेकिन ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। चलो पहले इतना नोट करो, फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लगाते हैं। तो दोनों केस में वर्क डन क्या है, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी एक तरह से कंजर्वेटिव फोर्स है। बता बेटा, नोट कर लिया, बता देना। सर मुझे एक डाउट है।
बोलो। सर जो वर्क डन बाय द ग्रेविटी है उसमें वो नेगेटिव क्यों है? वर्क डन बाय द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे पुल कर रही है बट बॉडी कहाँ जा रही है? ऊपर, है ना? यस सर। समझ में आ गया? ओके। अब देखो दोनों में पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे क्या है? तो चेंज इन, देखो सिंस वी नो दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटी है। तो अब यहाँ पर अगर यू आई है यू के इस पर, और ये फाइनल है, यहाँ पे यू एफ है यू से बना, सॉरी यू आई 0 है और यू एफ मान लो यू एस, तो इसको लिखा यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी। तो माइनस ऑफ एम जी है, प्लस का हो गया ना बेटा, हुआ कि नहीं हुआ बताओ? तो यू एफ तो यू हो गया, ये माइनस 0, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई इसके अंदर। अच्छा इधर आ गए, यहाँ पे क्या है? अच्छा एक चीज और सुन लो, ये तो होता है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। जरा इधर से यहाँ सुनना बेटा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, या इसको ये भी बोल देते हैं कि वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स, ये भी कह सकते हैं। और इसी का ही दूसरा एक रिवर्स होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल। ठीक, तो एक्सटर्नल के लिए क्या होता है? देखो अब अगर तुम इसको वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी बोलोगे, तो इसको आप क्या कह सकते हो? इसको कह सकते हो कि ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल है। ठीक है ना? क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो लिखो एक्सटर्नल के लिए क्या होगा। ठीक है, कितना आएगा वर्क डन बाय? सर हाँ सर डेल्टा यू वाला ये किसके लिए है? बता रहा हूँ, ये डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, प्लस का होता है। जैसे कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्या होता है? माइनस का होता है, या इंटरनल के लिए माइनस का होता है। तो ये फॉर्मूला डेल्टा यू इक्वल टू, अगर एक्सटर्नल है तो उसके लिए प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल, ये फॉर्मूला होता है, ये सीधे से लगा सकते हैं। तो डेल्टा यू मान लो आपने कहा यू एफ माइनस यू आई, तो ये यू आ गया, तो ये होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नोट कर लेते हैं। चाहे अगेंस्ट द ग्रेविटी चाहिए, चाहे एक्सटर्नल के लिए चाहिए। कर लिया बेटा नोट? Yes, sir. अब लिखिए, लिखिए इलास्ट, अब लिखिएगा। सर बस एक सेकंड। अच्छा नोट कर, हो गया। हो गया? यस सर। चलो लिखो आगे, देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, आगे डालना स्प्रिंग एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप एक बार ये इंटरनल एक्सटर्नल फिर से समझा सकते हो? बिल्कुल। एक बात बताऊं, भाई बहन है तुम्हारा छोटा कोई? हैं? हाँ
कभी ना कभी पीटने का तो मौका मिल ही जाता होगा। क्यों भाई, पीटा कि नहीं पीटा, सच बताना। हाँ सर, पहले। हाँ पीटा है ना। तो जब पीटते हो तो क्या होता है, मान लो तुमने खींच के थप्पड़ मार दिया उसको, सर मजा आता है। मजा आता है। अच्छा, और तुम्हें जब पीटते हो तब? सर हमें कोई नहीं पीट पाता। तुम्हें कोई पीटते पीटे तो होगे, पहले तो कभी पीटे होगे। सर तब तो छोटे थे, अब तो याद भी नहीं है। हाँ, तो गुस्सा, तो उसमें मजा आता है, उस पर गुस्सा आता है नहीं? वही सर, जो हमें पीट रहा था उसे तब मजा आता होगा। उससे उसको मजा आता होगा, अब आपको गुस्सा आता है ना, उसमें गुस्सा आता होगा। तो आप ये बताओ मुझे कि जब आपने मारा होगा कभी थप्पड़ खींच करके, स्लैप अच्छे से, तो एनर्जी किसके अंदर स्टोर हुई थी? हमारे अंदर। मार तुम रहा, तुम्हारे अंदर एनर्जी कैसे स्टोर हो जाएगी भाई? सर भाई के अंदर। मारा है। हाँ मारा है, मार नहीं खाई अभी, अभी मार खाने पे भी बताऊंगा। स्टोर उसके अंदर हुई, एनर्जी किसने रिलीज करी? हमने किसने वर्क किया? एक एक्सटर्नल ने किया। हमने एक एक्सटर्नल ने किया ना, एक वर्क डन किसने किया? एक एक्सटर्नल ने किया। किसके ऊपर किया? सिस्टम के ऊपर किया। सिस्टम को क्या किया? कंप्रेस्ड किया। कंप्रेस किया तो क्या किया उसने रिस्टोर किया। गुस्से में आया। गुस्से में क्यों आया? क्योंकि आपकी एनर्जी उसके ऊपर लगी, तो वो उस एनर्जी को बाउंस बैक करना चाहता है ना। तो आप अगर वर्क कर रहे हो किसी सिस्टम पे, तो वो सिस्टम शांत तो नहीं बैठने वाला। क्यों भाई, बाउंस तो करेगा ही करेगा। तो वो अगेंस्ट, वो हो जाएगा कि अगेंस्ट द फोर्स आ जाएगा। और अगर कोई क्या ठीक है मारा है तो एक और थप्पड़ मार दो, तो वो इन द डायरेक्शन आ जाएगा। उस केस में तुम्हें गुस्सा आएगा कि इसको कुछ हो ही नहीं रहा है। तो सर जो अगेंस्ट है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बाउंस बैक कर रहा है। क्यों? अगेंस्ट में क्या है? अगेंस्ट में आप फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हो बेटा। आप सोचिए, यू शुड हैव टू डू सम वर्क, वहां पर करना ही करना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत तो वर्क करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? आप अगेंस्ट द फील्ड, हवा के विपरीत चलोगे तो भाई अपने आप तो वर्क मिलेगा नहीं, वर्क तो करना ही पड़ेगा। नहीं, अगर साइकिल चलाते हो हवा के विपरीत तो क्या होता है, साइकिल और जोर लगानी पड़ती है, करनी पड़ती नहीं करनी पड़ती है। तो वो वर्क हमारे लिए क्या हो गया? पॉजिटिव। तो फील्ड का वर्क क्या है? हम क्योंकि फील्ड के अगेंस्ट में है, फील्ड हमारे ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन अगर फील्ड ही कहे आ जाओ, तो एक्सटर्नल का वर्क करो चाहे ना करो, कुछ कोई जरूरत नहीं है भाई। पानी अगर जिस डायरेक्शन में पानी का बहाव उसी डायरेक्शन बैठ जाओ, तो तुम्हें जरूरत ही नहीं बोट चलाने की, अपने आप तुम चले जाओगे वहां पे। नहीं, अगर तेज बहाव है तो इसमें एक्सटर्नल का कोई नीड ही नहीं रहेगा, वो तो फील्ड वर्क कर रही है। तो आपको वर्क क्या हुआ? मिला ना फिर। तो जब फील्ड वर्क करती है तो वर्क नेगेटिव होता है, यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो उसने नेगेटिव क्यों लिया? दिस इज द रीजन कि नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, कि वहां पर वर्क हमको मिलता है। और प्लस एक्सटर्नल है तो हमें करना पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो हमें करना पड़ेगा। चलो देखो, स्प्रिंग एनर्जी या है ना, सर आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोली। हाँ हाँ, वही इसी का आगे ब्रैकेट में लिखो स्प्रिंग एनर्जी, घबराओ नहीं, वही टॉपिक है। मान लो एक ब्लॉक है ये एम मास का, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब इस पर एक फोर्स अप्लाई किया गया, तो पहले ये स्टेशनरी था, मान लो ऐसे ना, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं ऐसे, अब फोर्स लगाओ इस पे, तो ये अप्लाइड फोर्स हो गया।
तो इसके रीस्टोरिंग किधर हो गया बेटा, ये, यानी ये फोर्स कौन लगा रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, रीस्टोरिंग को क्या कहेंगे हम, एक तरह से स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स किस तरफ होगा, उसको अपोज करेगा, और तब तक अपोज करता रहेगा जब तक अप्लाइड को हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक। ठीक है, तो जैसे तो यानी कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप ध्यान से देखें तो, है कि नहीं है भाई, इस डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में, तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है ये। ठीक है, इसके बाद व्हेन यू लीव द फोर्स, ये कुछ इस तरह से हो जाती है ऐसे, ऐसे। तो इस केस में स्प्रिंग फोर्स किधर होता है बेटा, ऐसे, या रीस्टोरिंग, ठीक है, तब इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि यही स्प्रिंग फोर्स अब इसको धक्का मारेगा तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, तो इस तरह से क्या करेगा, ये एसएचएम करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एसएचएम मतलब क्या, मतलब एक तरह से ऑसिलेट करता रहेगा, अभी एसएचएम वर्ड मैं नहीं यूज करूंगा, ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, तो जो भी वर्क होगा, यानी अब देखो, क्योंकि आप यहाँ से छोड़ने के बाद इसको अगर आप छोड़ दें तो ये कुछ इस तरह से कंप्रेस एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा, तो यानी क्या होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होता रहेगा, कि कभी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, कभी उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई या स्प्रिंग एनर्जी आ गई, तो इस तरह से एनर्जी का क्या होगा, एक्सचेंज होता रहेगा। ठीक है, ये नोट कर बेटा। लिया बेटा, बना लिया डायग्राम, चलो लिखो भी जल्दी से। देखो इसमें सबसे पहले इसमें जो है लिखना हुक्स लॉ पहले लिखो, ठीक है, लिखना हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ होता है, लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, restoring force, लिखिए restoring force on the body, restoring force on the body is directly proportional to
is directly proportional to negative of the displacement. ठीक है, So directly proportional to negative of the displacement. The force is directly proportional to minus x, मतलब इसको आप हटाएंगे तो माइनस ऑफ के एक्स लिखेंगे. K is called spring constant. तो फोर्स जो है तो K इज इक्वल टू होता है F बाई एल. अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में जाए तो ये K इज इक्वल टू F बाई एल होता है. यानी अगर स्प्रिंग कांस्टेंट जो डिपेंड करता है, अगर फोर्स सेम लगा जाए तो स्प्रिंग कांस्टेंट L के इनवर्स के रिलेशन में होता है. दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखा होगा तुमने, अलग अलग तरह की स्प्रिंग्स होती हैं. जैसे कुछ बहुत स्टिफ होती हैं, कुछ बहुत सॉफ्ट होती हैं, है ना. जैसे जैसे पेन में स्प्रिंग्स होती हैं, अगर आप उसे खोल करके और खींच दो तो वापस नहीं आती. आती कभी वापस नहीं आती उस केस में. ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप जो है इसको ले लें, क्या नाम है, सोफे की स्प्रिंग को, तो वो वापस बाउंस बैक भी करती है. या स्लिंकी ले लो, वापस बाउंस बैक करती है. तो इस तरह से है. तो ये यहाँ पे क्या है, K इज प्रोपोर्शनल टू 1/L या F बाई एल. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है और अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगा. ठीक है बेटा. अब लिखो वर्क डन. अब वर्क डन निकालेंगे इसमें. तो वर्क डन कैसे निकाला जाएगा, देखो. ठीक है, द वर्क डन बाय द स्प्रिंग. अब क्योंकि देखो एक चीज देखो, जैसे स्प्रिंग है मान लो आपके पास में, और आप स्प्रिंग को जब खींचते हो, ठीक है, जैसे होता नहीं है, आप एक एक्सरसाइज होती है स्प्रिंग वाली होती है. तो अगर आप स्प्रिंग को खींचते स्टार्ट करते हो तो शुरुआत में हो सकता है आपको कम फोर्स लगाना पड़ रहा हो, लेकिन जैसे जैसे मूव करता है तो फोर्स बढ़ता जाता है, बढ़ता रहता है, नहीं बढ़ता रहता है. तो इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल है यहाँ पे, क्योंकि हर मूवमेंट पर फोर्स बदल रहा है. तो व्हेन द फोर्स चेंजेस, तो वर्क डन क्या होता है, dw इज इक्वल टू fdx होता है. तब क्या निकालते थे बेटा, fdx निकालते थे. तो यहाँ पर लिखेगा कि द वर्क डन बाय द स्प्रिंग when the block move, the block displaces by a dx displacement. ठीक है ना, by dx displacement. तो dw is equal to fs into dx. ठीक है, अब fs और dx के बीच में देखो एक चीज ध्यान रखो बेटा, ये माइनस kx क्या है, माइनस kx है जब fs और dx है हमारे पास. मतलब fs की बात करते हैं हम, स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं. लेकिन अगर आप ऐसे लिखें, एक भी चीज जरा यहाँ समझ लेना, बहुत जगह ये गलती कर देते हैं बच्चे. ठीक है, ये कोई नेगेटिव फोर्स नहीं है, ये एक्चुअली में स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है. ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है. तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई fs और dx को अगर हम देखें, तो fs को और dx को अगर आप देखें, आप चाहे डायरेक्ट माइनस kx लिख दो हैं, और चाहे आप इसको ऐसे लिखो cos 180, तो भी फिर ये माइनस kx यहाँ नहीं रखना होगा आपको, फिर यहाँ पे प्लस kx रखना होगा. तो kx dx माइनस हो जाएगा ऐसे. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना बेटा. सर नहीं आया समझ में. ये आप जो है fs की वैल्यू, आप एक काम करो, जब आप fs की वैल्यू यूज करो ना, तो मैं आप हटा देता हूँ, क्यों कंफ्यूज करो. जब भी आप fs की वैल्यू यूज करो, एंगल मत यूज करना. बस जाओ, fs जब माइनस kx यूज करना तो एंगल मत यूज करना बस. ठीक, fs क्या है, रिस्टोरिंग है, और रिस्टोरिंग हमेशा अपोजिट होता है. अगर कोई जबरदस्ती तुमको घर से बाहर निकाल के ले जाए तो तुम जाना पसंद कर लोगे क्या, है? नहीं जाना पसंद करोगे. सर तो अपोज करोगे उसको, तो अपोज करोगे तो माइनस आ जाएगा वहां पर. तो ये ले लो सर. तो इसमें एंगल तो है ही नहीं, आप कह रहे हो कि एंगल मत. मैं कह रहा हूँ एंगल मत मेजर करो ना यहाँ पे. भाई एंगल है क्यों तो नहीं है कहाँ सर इसमें? अरे fs और dx, इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है भाई, ये बताओ. ये एंगल नहीं बन रहा है सर 180. फिर
या तो डायरेक्ट माइनस के एक्स लिख दो या एफ एक्स की वैल्यू के एक्स लिख के कॉस 180 लिखो, बात वही आनी है। ठीक है, ये है। ओके सर। तो माइनस के एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दो। माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ ले लो एक्स आई से एक्स है। ठीक है, ये इसको लिखोगे या, अब एक्स आई अगर 0 है ठीक है, इसको आप एक्स ले लो, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग आ गया माइनस हाफ के एक्स। नोट करो जल्दी से, करो बेटा नोट। लिख लिया बेटा? Yes, sir. हाँ लिखो आप आगे। अब लिखिए सेंस, लिखेगा सेंस, लिखो बेटा सेंस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लिखो बेटा सेंस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is negative of the work done by the spring force Sir is negative. of the work done by the spring force सर एक बार फिर से बोलना। since change in potential energy is लिखेगा is equal to negative of the work done by the spring force is spring। ठीक है, Sir, negative of the work done by the spring force. हाँ तो यू आई 0 है, यूएफ यू है, ये आ जाएगा, तो यहाँ यू आ गया, या इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है, ऐसे भी। आपने माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर लिखा है। हाँ ये हाँ अंदर, हाँ माइनस आया था ना वर्क डन इज बाय स्प्रिंग, माइनस नहीं आया देखो। यस सर। तो फिर
अच्छा, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। पोटेंशियल अगर टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। किसके लिए? ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। तो इसमें देखो एक ए है, अब यू आ गया। अब अगर एक्स आई 0 रख दें और एक्स एफ को मैक्सिमम ले लें, सर ये टीई की फुल फॉर्म क्या है? टोटल एनर्जी होता है। टोटल एनर्जी। ठीक है। तो अब देखो कुछ ग्राफ है इसमें। जैसे पहले एफ का ग्राफ, एफ का ग्राफ सर क्लास 10:30 तक है। 10:30 कहाँ बोला मैंने? 9:30 तक ले लो। मैं भी थक गया हूँ यार बहुत ज्यादा। यस सर। कल लेंगे 9 बजे से 10 तक। ठीक है। ये आ सर गया। फ्राइडे होती है क्लास। हाँ भाई फ्राइडे। ये सर कल कोई क्लास नहीं होगी फिर? कल नहीं, फ्राइडे को। कल वाली क्लास फ्राइडे शिफ्ट हो गई ना। ये बेटा जिसकी फीस नहीं जमा है बेटा फीस जमा कर देना। ठीक है। सर मैंने आपसे पूछ। चलो मैं उसमें पर्सनल का पूछ लेना। ठीक है। ठीक है। बात पर्सनल। ओके सर। जिसकी नहीं जमा, मैं ये बोल रहा हूँ, जिसकी नहीं जमा है वो जमा कर देना। ये रहा। ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए हो गया। दिस इज फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। ये टोटल एनर्जी के लिए। सर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी साथ में मिलकर मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म करते हैं। हाँ वही टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी बात एक ही है। ठीक है ना, एक ही बात है। ये है। ठीक है, बना लो। सर ये प्लस एक्स एन है। क्या? प्लस एक्स हाँ एन है। एक्स एन मैक्सिमम। ठीक है। अब दो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको।
और उसको करके रखना, ठीक है ना। होमवर्क है तो क्वेश्चन है, एक देखो, एक तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करना, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जांपल्स करना, ठीक है, इस पे बेस्ड, और 2 क्वेश्चन मार्क करो, ठीक है। वो क्या है, नोट कर लिया तो पीछे। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन ये है, if a body is projected vertically upward, with the velocity of, ठीक है, velocity of u, show that its mechanical energy remains same, कहीं पर भी, मतलब आप अगर ऐसे देख रहे हो, इस तरह से, तो आप कहीं भी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, अब नीचे से ऊपर फेंकेंगे, यहाँ पे कितनी एनर्जी है, यहाँ पे कितनी एनर्जी है, यहाँ पे कितनी एनर्जी है, तो ये बराबर करनी है आपको, ठीक है। दूसरा इसी का ही क्वेश्चन है कि इफ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द हाइट, अब बॉडी को अगर ऊपर से छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, देखो, चलो, ठीक है, बनाइए। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं कि अगर ऊपर से नीचे फेंकते हैं तब भी u 0 है, दोनों केस में निकालना, शो दैट मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी होती है जब, कैसे कंजर्वेशन ऑफ, देखो, सिंस यहाँ पे क्या होता है, सिंस डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस डब्ल्यू सी, और तुमको याद है एक हमने फॉर्मूला किया था, डब्ल्यू सी इज इक्वल टू डेल्टा के ई के वर्क डन, क्या था, वर्क डन, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो, तो इसकी जगह लिख दो बेटा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा के ई, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के ई, तो यूएफ माइनस यू आई प्लस के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा, यानी टोटल एनर्जी फाइनली इज इक्वल टोटल एनर्जी इनिशियली, ये होती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है, बाकी किसी फोर्सेस के लिए नहीं। सुन रहे हो? सर MEF इक्वल्स, MEF इज इक्वल टू MEI, हो गया सर। इसको कर लेना फिर, ठीक है, ठीक है बेटा, ओके सर, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। Thank you, Good sir. night, Good sir. night. Thank you, sir. Jai Hind.